शादी की वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, लेकिन वही रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। आज भी जब उस पल को याद करता हूँ तो रूह काँप उठती है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक बड़े संयुक्त परिवार का इकलौता बेटा हूँ। हमारे घर में मेरे पिता और उनके 4 भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। बचपन से मैंने अपने घर में प्यार, एकता और अपनापन देखा था। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि ये घर तब तक घर रहता है जब तक उसमें सम्मान जिंदा रहे। मेरी माँ स्वभाव से सख्त जरूर थी, लेकिन पिता के स्नेह ने उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक बनाए रखी थी। मैं अक्सर सोचता था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी को उसी तरह सम्मान दूंगा जैसे मेरे पिता ने माँ को दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब मेरी शादी नीना से हुई। ससुराल वालों ने पहले ही बता दिया कि वो बहुत सीधी और भावुक लड़की है, कभी डिप्रेशन से भी गुजर चुकी है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना। ये सुनकर मेरे मन में उसके लिए और भी कोमल भाव जाग उठे। मैंने ठान लिया कि मैं उससे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। बारात और रस्में बहुत धूमधाम से हुई। मेरे दोस्त रास्ते भर मजाक करते रहे, लेकिन मैं अपने सपनों में खोया था। जेब में रखी हीरे की अंगूठी को मैंने कई बार टटोला कि सब ठीक है। नहीं, वह अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि वह मेरे वादे की निशानी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, नीना घूंघट में बैठी थी। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया तो उसकी मासूम मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। वह सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ की। वह हल्की सी मुस्कुराकर बोली, आप भी बहुत अच्छे हैं। उसी पल उसने कहा कि वह नई जिंदगी की शुरुआत से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती है और पूजा करना चाहती है। मुझे उसकी यह बात बेहद अच्छी लगी। मैंने कहा, पहले मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर तुम करना। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा। जब नीना पूजा के लिए बैठी तो मैं चुपचाप उसे देखता रहा। रात के 11 बजे के समय धीरे धीरे बीतता गया। 1, 2, 3 और फिर सुबह के 4 बज गए, लेकिन वह अभी भी पूजा में लीन थी। मुझे लगा शायद वह दिल से दुआ कर रही है। पर जब काफी देर तक वह एक ही स्थिति में रही तो मुझे चिंता हुई। मैंने उसका नाम पुकारा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं पास गया और देखा वह बिल्कुल सीधा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह ठंडा महसूस हुआ। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, पानी की छींटे मारे, आवाज लगाई, लेकिन वह हिली तक नहीं। उस पल मुझे समझ आ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं जोर जोर से माँ को पुकारने लगा। घर वाले भागते हुए कमरे में आए। सबके चेहरों पर हैरानी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो दुल्हन हंस रही थी वह इस तरह नहीं डाल पड़ी है। घर में हंगामा मच गया। कुछ मेहमान भी वहीं ठहरे हुए थे, वह भी इकट्ठा हो गए। किसी ने डॉक्टर को बुलाने की बात की, किसी ने कहा शायद थकान की वजह से बेहोश हो गई हो। लेकिन जब जांच की तो माहौल अचानक बदल गया। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मुझे लगा जैसे मेरे कानों से सुनने से इनकार कर दिया हो। मेरी माँ ने घबराकर मुझसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मैं खुद सदमे में था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरी चाची ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उनकी बेटी अरुणा भी एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब-सी बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ देर में नीना के माता-पिता को खबर दी गई। वे भागते हुए आए और अपनी बेटी को उस हालत में देखकर रोने लगे। उसका उनका दुःख देखकर मेरा दिल और टूट गया। वे अपनी बेटी को तुरंत अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मेरे लिए वह सिर्फ एक रात की दुल्हन नहीं थी, बल्कि मेरे सपनों की शुरुआत थी। लेकिन वह शुरुआत ही अधूरी रह गई। घर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। कोई कहता है यह बदकिस्मती है, कोई कहता ज़रूर कोई राज छुपा है। मेरी माँ और चाची के बीच बहस शुरू हो गई। माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। नीना के माता-पिता उसे अपने घर ले गए और मैं बस खड़ा देखता रह गया। मेरे हाथ खाली थे और दिल सवालों से भरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशहाल रात इतनी भयानक है याद में कैसे बदल गई। नीना के जाने के बाद हमारा घर जैसे अचानक सूना हो गया था। हर कोना उसकी याद दिला रहा था, लेकिन वह खुद नहीं थी। मेहमान धीरे-धीरे लौट गए, पर पीछे सवालों का बोझ छोड़ गए। मैं हर पल उसी रात को याद करता जब वह पूजा में बैठी थी और फिर कभी उठी ही नहीं। मेरे मन में एक ही बात घूमती रही कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्वस्थ दिखने वाली लड़की अचानक इस तरह चुपचाप चली जाए, बिना कुछ कहे, बिना कोई संकेत दिए। नीना के माता-पिता का व्यवहार मुझे और भी उलझन में डाल रहा था। वे हमें अपनी बेटी के पास तक नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले वे अपने रीति-रिवाज पूरे करेंगे, उसके बाद बात होगी। मेरे लिए ये बेहद तकलीफ़देह था, क्योंकि मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता था। वह मेरी पत्नी थी, भले ही कुछ घंटों के लिए सही, पर थी मेरे ही। मैं उसके सामने खड़ा होकर कहना चाहता था कि मैंने उसे सच्चे दिल से अपनाया था। 2 दिन तक हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर मैं अपने माता-पिता के साथ उनके घर पहुँचा। दरवाज़ा देर से खुला और उनके चेहरे पर अजीब-सा तनाव था। वे दुखी थे, पर उनके शब्दों में छुपा हुआ शक भी साफ महसूस हो रहा था। वे बार-बार यही कहते कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? आज उनके सवाल मेरे दिल को चीर रहे थे, क्योंकि वही सवाल मेरे अंदर भी थे। घर के भीतर माहौल भारी था। कुछ रिश्तेदार अभी भी बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई और धीरे से बोली, "अंदर कुछ अजीब हो रहा है।" कोई भी औरत नीना को अंतिम विदाई के लिए तैयार करने को तैयार नहीं है। ये सुनकर हम सब सन रह गए। जब कारण पूछा तो पहले बार टाल दी गई। फिर कहा गया कि लोग बेवजह डर रहे हैं। शादी की रात किसी दुल्हन को यूं चले जाना लोगों को अजीब सा भय दे देता है, इसलिए
वे दूरी बना रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दौड़ तो ने हिम्मत की और भीतर चली गई। कुछ समय बाद उनकी घबराई हुई आवाज़ें बाहर आई। वे बाहर निकली तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। एक तो बैठ गई, दूसरी बार-बार कह रही थी, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। माहौल और भी रहस्यमय हो गया। मेरे पिता ने सख्ती से पूछा कि अंदर ऐसा क्या देखा? उन्होंने साफ कुछ नहीं कहा, पर इतना ज़रूर बताया कि मामला सामान्य नहीं है। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने नीना के पिता से सीधा सवाल किया कि क्या हमें पहले से कुछ जानना चाहिए था? वे चुप रहे, फिर भारी आवाज़ में बोले कि नीना की ज़िंदगी में पहले भी एक रिश्ता आया था, एक संपन्न व्यक्ति जिसका नाम महेश था। वह उम्र में बड़ा था और पहले शादीशुदा रह चुका था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसने नीना से विवाह की इच्छा जताई थी। शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया, पर हालात बदलते गए और आखिरकार नीना ने उसे खुद उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति नीना पर बहुत खर्च करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उसने संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसके नाम करने की बात भी कही थी। शुरुआत में सबको लगा था कि यह सुविधा का रिश्ता है, पर बाद में समझ आया कि बात इतनी सीधी नहीं थी। धीरे-धीरे उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके ज़रूरी अंग कमज़ोर हो रहे हैं। इलाज हुआ पर सुधार नहीं हुआ। एक दिन वह दुनिया से चला गया। ये सुनकर मेरे मन में संदेह की लहर उठी। क्या वह सिर्फ़ बीमारी थी या कुछ और था? नीना की माँ ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी ने कई गलत फैसले किए थे। उसने आसान रास्ता चुनना चाहा, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। मैं इसकी मृत्यु के बाद कुछ कानूनी शर्तें सामने आई, जिनसे उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। वह भीतर से बदल गई, शायद पछता रही थी, शायद नया जीवन चाहती थी। मैं ये सब सुन रहा था और मेरे मन में संशय खत्म नहीं हुआ। मीना की मुस्कान मुझे याद थी, उसमें बनावट नहीं थी। क्या वह सच में इतनी कठोर हो सकती थी? वह खुद किसी गहरे खेल में फँस गई थी। घर लौटते समय मैंने तय कर लिया कि मैं सच्चाई को जानकर रहूँगा। घर लौटने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वही कमरा जहाँ मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होनी थी, अब रहस्य और दर्द की दीवार बन चुका था। हर चीज़ मुझे उसी रात की याद दिला रहा था। वह आसन जिस पर नीना बैठी थी, वह दीपक जो सुबह तक जलता रहा और वह अंगूठी का डिब्बा जो अब भी मेज़ पर रखा था। मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सब केवल संयोग है। कहीं न कहीं कोई सच्चाई छुपी हुई थी, जो सामने आने का इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं इसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। मैंने अपने एक जानने वाले के ज़रिए उसके पुराने परिचितों से बात करनी शुरू की। धीरे-धीरे जो बातें सामने आई, उन्होंने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना था कि मैं इस नीना से बेहद लगाव रखता था। उसने अपनी संपत्ति के बारे में कई बदलाव किए थे। कुछ लोग बताते थे कि उसने वसीयत में एक शर्त जोड़ी थी कि यदि उसकी पत्नी किसी विशेष परिस्थिति में एक निश्चित समय के भीतर इस दुनिया से चली जाए, तो उसकी संपत्ति सीधे एक चैरिटी संस्था को चली जाएगी। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या ये सब पहले से सोचा समझा था? क्या महेश को किसी बात का अंदेशा हो गया था? मैंने आगे खोजबीन की तो पता चला कि मैं इसकी मृत्यु अचानक दिल की तकलीफ के कारण हुई थी। पर कुछ लोगों के मन में उस समय भी सवाल उठे थे, हालाँकि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था। नीना के माता-पिता ने जो स्वीकार किया था, उसे इतना तो साफ था कि उनके घर में समय, लालच और भरम का माहौल रहा होगा। पर क्या नीना सच में इतनी कठोर थी या फिर परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया? मेरे मन में बार-बार वही सवाल घूम रहा था। तभी मुझे उस हीरे की अंगूठी की याद आई जो महेश ने नीना को दी थी और जिसके बारे में कहा गया था कि वह उसकी माँ की निशानी है। मैंने याद करने की कोशिश की, क्या मैंने शादी की रात उसके हाथ में कोई खास अंगूठी देखी थी? पर उस समय मेरा ध्यान उसकी मुस्कान और उसके शब्दों पर था। मैंने तुरंत यह बात अपने माता-पिता को बताई कि महेश की अंगूठी को कहीं कोई जिक्र नहीं है और ना ही वह नीना के हाथ में मिली। मेरे पिता ने गंभीर होकर कहा, "अगर अंगूठी गायब है, तो इसका मतलब यह है कि कोई और भी इस कहानी में शामिल है।" उसी समय मुझे अपनी चाची का अजीब व्यवहार से याद आया। शादी के दिन से ही वह कुछ ज़्यादा ही सतर्क नज़र आ रही थी और घटना के बाद भी बार-बार मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि पुरानी बातों को भूल जाओ। मुझे उनकी बातों में डर की झलक दिखाई देती थी। मैंने तय किया कि अब मुझे घर के अंदर भी नज़र रखनी होगी। एक रात मैंने देखा कि चाची चुपके से उस कमरे की ओर जा रही हैं जहाँ नीना का सामान रखा था। मैं धीरे-धीरे उनके पीछे गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर वह किसी कागज़ को पढ़ रही थी और फिर उसे मोड़कर जलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अंदर जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और वह कागज़ उनसे ले लिया। वह घबरा गई और बोली कि यह बेकार कागज़ है, इसे रहने दो। लेकिन जब मैंने कागज़ खोला तो मेरी आँखें फैल गई। वह नीना की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि वो अपने अतीत की गलतियों से परेशान है। उसने स्वीकार किया था कि उसे लालच में आकर गलत फैसले किए हैं। उसमें यह भी लिखा था कि महेश ने उसे जो अंगूठी दी थी, उसमें एक खास धातु का मिश्रण था, जो लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहने से नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात उसे बाद में पता चली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने लिखा था कि वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर अपने ही किए का बोझ उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी और लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो मैं खुद को दोषी न मानूं। यह पढ़कर मेरा सिर घूमने लगा। क्या महेश ने बदले की भावना से वह अंगूठी दी थी? यह सब केवल डर और भ्रम का नतीजा था? चाची का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कहा कि यह वक़्त है, इसलिए
छुपा रही थी, क्योंकि अगर ये सब सामने आता तो परिवार की इज्जत पर सवाल उठते। मुझे समझ आ गया कि सच से कई परतों में छुपा है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल चुका था। अब मैं केवल दुखी पति नहीं था, बल्कि सच की तलाश में निकला इंसान बन चुका था। नीना का लिखा हुआ खत मेरे हाथ में था। मेरे शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया था। उसने लालच में लिए फैसलों पर पछतावा जताया था। और सबसे बड़ी बात, उसने उस अंगूठी का जिक्र किया था जो महेश ने उसे दी थी। उसने लिखा था कि लंबे समय तक उसे पहनने से उसके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा था। और उसे यह बात बहुत देर में समझ आई। यह पढ़कर मेरे मन में एक नई दिशा मिली। मुझे लगा कि सच्चाई केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि तथ्यों की भी मांग करती है। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं अंगूठी के बारे में पूरी जानकारी जुटाऊंगा। मैंने महेश के पुराने वकील से मिलने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें खत के बारे में बताया तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि महेश अपनी वसीयत को लेकर बहुत सतर्क था। उसने सच में एक शर्त रखी थी कि यदि उसकी पत्नी 1 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में दुनिया से चली जाए तो उसकी संपत्ति किसी निजी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था को दे दी जाएगी। यह सुनकर मुझे साफ महसूस हुआ कि महेश को किसी न किसी बात का अंदेशा जरूर था। वकील ने यह भी बताया कि महेश ने अपनी कुछ निजी चीज़ें सुरक्षित रखी थी, जिनमें कुछ दस्तावेज और एक छोटा-सा डिब्बा शामिल था। मैंने अनुरोध किया, यदि संभव हो तो मुझे वह डिब्बा दिखाया जाए। काफ़ी सोच-विचार के बाद उन्होंने मुझे वैसे डिब्बा सौंप दिया। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी और एक पर्ची रखी थी। तस्वीर में महेश अपनी माँ के साथ खड़ा था और उसके हाथ में वही डिज़ाइन की अंगूठी थी। पर्ची पर लिखा था कि यह अंगूठी परिवार की निशानी है, लेकिन इसे विशेष मिश्र धातु से तैयार किया गया और इसे लंबे समय तक लगातार पहनना उचित नहीं। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगी। क्या नीना को यह चेतावनी कभी बताई गई थी, या जो जानबूझकर उसे छुपाई गई थी? यदि उसे जानकारी नहीं थी तो यह उसकी भूल थी या किसी और की योजना? मैंने वापस आकर यह सब अपने पिता को बताया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि सच कभी एक तरफा नहीं होता। हर घटना के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। उसी दौरान मुझे ये भी पता चला कि शादी से कुछ दिन पहले चाची और महेश की भाई के बीच मुलाकात हुई थी। यह बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी। मैंने चाची से सीधे सवाल किया तो वे पहले तो मुकर गए, फिर बोले कि ये केवल सहयोग था। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि ये कुछ छुपा रही है। धीरे-धीरे सच्चाई सामने आई कि महेश का भाई अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था और उसे डर था कि यदि पुराने मामलों की चर्चा दोबारा शुरू हुई तो परिवार की बदनामी होगी। उसने चाची से अनुरोध किया था कि किसी भी तरह मामला दबा रहे। चाची ये सोचकर चुप्पी साध ली कि अगर बात बढ़ी तो उनकी बेटी रुणा का भविष्य भी प्रभावित होगा। मुझे समझ आ गया कि लालच केवल एक इंसान का नहीं था, बल्कि कई लोगों की कमजोरियों ने मिलकर इस दुखद घटना को जन्म दिया था। नीना ने गलतियाँ की थी, लेकिन वो अंत में नई शुरुआत चाहती थी। वो उसकी सबसे बड़ी सज़ा उसका अपराध बोध था और शायद वही उसके लिए सबसे भारी साबित हुआ। अब मेरे सामने विकल्प था कि मैं इसे पूरे मामले को कानूनी लड़ाई में बदलूँ या फिर इससे सीख लेकर आगे बढ़ूँ। मैंने फैसला किया, मैं सच को समझकर उसे यही विराम दूँगा, क्योंकि हर सच को अदालत तक ले जाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयाँ हमें अंदर से बदलने के लिए आती हैं। और मेरा जीवन अब उसी मोड़ पर खड़ा था, जहाँ मुझे नफ़रत नहीं बल्कि समझदारी चुननी थी। सच की परतें खुलने के बाद मेरे भीतर एक अजीब-सा सन्नाटा उतर आया था। जिस रात मेरी शादी हुई थी, उसी रात मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि कई कमजोरियों, लालच, डर और छुपे हुए सच का परिणाम था। नीना ने अपने जीवन में गलत फैसले लिए थे। उसने आसान रास्ता चुनना चाहा था, लेकिन अंत में वह खुद अपने ही अपराध बोध के तले दब गई थी। महेश ने आहत भावनाओं में कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें एक नई त्रासदी जन्म ले गई। चाची ने परिवार की इज्जत और अपनी बेटी के भविष्य के डर से सच छुपाया, और इन सब के बीच मैं खड़ा था, एक ऐसा इंसान जिसने केवल सच्चे मन से एक नई शुरुआत करने का सपना देखा था। मैंने कई रातें जाग कर बिताई। कभी नीना की मुस्कान याद आती, कभी उसका खत आंखों के सामने घूम जाता। उसमें लिखा हर शब्द मुझे यह एहसास दिलाता कि वह अंत समय में बदलना चाहती थी। वह अपने अतीत से भागना नहीं, बल्कि उसे पीछे मुड़कर नई जिंदगी स- करना शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी छाया लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती। मैंने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि अगर मैं इस दर्द को पकड़े रहूंगा तो खुद भी भीतर से टूट जाऊँगा। इसलिए मैंने एक अलग रास्ता चुना। मैंने अपने माता-पिता से बात की और कहा कि मैं इस घटना को केवल एक दुखद याद बनाकर नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इससे कोई सीख निकले। हम दोनों परिवारों ने बहुत कुछ खोया था, विश्वास, रिश्ते और सुकून। मैंने तय किया कि नीना के नाम पर एक सामाजिक पहल शुरू की जाए, जहाँ उन महिलाओं की मदद की जाए जो मानसिक तनाव, अपराध बोध या गलत फैसलों के कारण जीवन से हार मानने लगती हैं। मैंने इस काम की शुरुआत छोटे स्तर से की। कुछ परामर्श सत्र आयोजित किए, ज़रूरतमंदों के लिए सहायता समूह बनाया और धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। समय के साथ मेरे भीतर का दर्द पूरी तरह तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसने एक नई दिशा ज़रूर दे दी। अब मैं समझ चुका था कि ज़िंदगी में हर घटना का एक संदेश होता है। नीना की कहानी ने मुझे सिखाया कि लालच कभी सुख नहीं देता और सच को जितना दबाओ, वह उतनी ही ताकत से सामने आता है।
मैंने चाची को भी माफ़ कर दिया क्योंकि मैंने महसूस किया कि नफ़रत केवल बोझ बढ़ाती है। अरुणा की भी बाद में शादी हो गई और उसने एक सादा जीवन चुना। मैं इसकी संपत्ति जिस संस्था को मिली उसने भी समाज सेवा का काम शुरू रखा और मुझे ये जानकर संतोष हुआ कि कम से कम किसी स्तर पर उस संपत्ति का उपयोग अच्छे कर्म में हो रहा है। आज जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो दर्द के साथ साथ एक सीख भी महसूस करता हूँ। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और भरोसा तभी मजबूत रहता है जब उसमें सच्चाई हो। अगर नीना ने पहले ही सच स्वीकार किया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। अगर महेश ने बदले की भावना को दिल में न रखा होता तो शायद परिणाम अलग होता। लेकिन अब यह सब केवल कल्पना है। हकीकत यह है, जिंदगी हमें गिराकर उठाना सिखाती है और मैंने उठना चुन लिया है। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया जिन्हें सहारे की जरूरत है। यही मेरे जीवन की एक नई शुरुआत और यही उस अधूरी सौगात